अभी आप मुश्तबा खामेनेई की बात कर रहे थे तो मैं खबर थी मेरे पास में, वो उसको ढूंढ रहा था। इजरायली सोर्सेज से एक अमेरिका के क्रेडिबल मीडिया हाउस ने इस खबर को छापा है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें खामेनेई का अप्रूवल लिया गया। खामेनेई कम्युनिकेट करने के लिए अभी किसी टेलीकॉम डिवाइस का इस्तेमाल या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो जिस कागज के नोट्स जो हैं वो कुरियर के थ्रू वो भिजवाते हैं। केवल ह्यूमन इंटरफेस से वो बात कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए ग्रीन लाइट दी। एक बार जब बिल्कुल बात फंस गई थी कि फैसला नहीं हो पा रहा था, वो नज जो था कि नहीं बातचीत के लिए तुम लोग हामी कर सकते हो, वो ग्रीन लाइट मुश्तबा खामेनेई की तरफ से ही आई। उनके लोग जो भी बात कर रहे थे उनसे। सो खामेनेई इसका हिस्सा हैं। तो इससे कम से कम ये लगता है कि उनका जो सुप्रीम लीडर है, जो हुआ उसकी नॉलेज में हुआ और वो भी ये चाहता है कि बातचीत हो जाए। अब सर सवाल ये कि मिला क्या, किसको क्या मिला? चलिए पहले उससे पहले वो पाकिस्तान वाली बात कंप्लीट कर लें। वो जो पोस्ट आया था पहला शहबाज शरीफ का, इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑन एक्स, ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसके नीचे टेक्स्ट था। तो वो तो चोरी पकड़ी गई। वो तो साफ हुआ कि ये तो इनको ये ऑफर कराने के लिए कि 2 हफ्ते के सीज फायर में रिक्वेस्ट करता हूं ट्रम्प साहब मान जाएं और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, तो ये तो उनको लिख करके किसी ने दिया था। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई कोई अगर ये कोई किसी उनके फॉरेन ऑफिस में किसी ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो वो ऊपर ये तो नहीं लिखता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट, वो लिखता फॉर प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल करता। सो वो उनको अमेरिका ने रिक्वेस्ट करवाई और रिक्वेस्ट मान ली। भाई जब वो उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए करवा सकते हैं तो ये तो और बहुत बड़ी चीज़ थी, इसके लिए क्यों नहीं करवाएंगे? अगर तो ये एक बात साबित हुई जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में कि ये देश दलाल है, तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर उसने $5 बिलियन सऊदी अरब से लिखवा लिया, सऊदी अरब दे रहा है उसको $5 बिलियन। तो आप उनको अपनी इस कला पर, अपने इस गुण पर बड़ा भरोसा है कि पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, चाहे रो के मिले, गा के मिले, भीख मांग के मिले, जैसे भी मिले, बेइज्जत होके मिलता है, ठीक है हम बेइज्जत होने को तो दिस वाज ऑल स्क्रिप्टेड। जो सर ने कहा कि ट्रंप ने पहले ब्लिंक किया, पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार है। नहीं, मेरा मानना है कि दोनों चाहते थे, ईरान और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ये रुके। ऐसा नहीं दोनों में से केवल एक चाहता था, दोनों के लिए परेशानी हो रही थी। ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा था, अमेरिका का जो स्टेचर है और ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, तो एक तो वर्ल्ड इमेज की बात है और दूसरा डोमेस्टिक जो सब मान ली मैंने बात, बट झगड़े में किसी को तो पहले कहना पड़ता है अच्छा चलो कोई तो पहले फोन उठाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया कि दोनों, हालांकि दोनों नहीं कर रहे थे, ईरान ज्यादा कर रहा था कि बातचीत हो रही थी। तो ब्लिंक तो उसी समय जिसने भी किया हो कर लिया था जब बातचीत के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों में अगर बातचीत हो रही है तो इसका मतलब अब हो सकता है अमेरिका ने किया, हो सकता है ईरान ने किया हो, या किसी तीसरे देश ने कहा हो कि आप दोनों बात करिए, लेकिन बातचीत हो रही थी। ये तो साबित हो गया। ये जो है सीज फायर 2 हफ्ते का ऐसे नहीं हो गया है कि ट्रंप उठे और हाँ, तो उसके लिए आधार तैयार हो गया था, बातचीत हो गई थी, बहुत से मुद्दों पर सहमति हो गई थी, उसके बाद ये हुआ है। तो इसलिए जो है अमेरिका के लिए मैं कह रहा हूं, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि बहुत कॉस्ट उनको जो है बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं इस केवल एक मुद्दे से असहमत हूं आपके कि उनको कॉस्ट पड़ रही है, उनके लिए महंगा पड़ रहा है। अमेरिका पैसा कमा रहा है और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी कॉस्ट आ रही है, वो उनके लिए कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप देखिए कि वो उनके और उद्देश्य क्या थे। वेनेजुएला का तेल सबसे ज़्यादा जाता था चीन को, अब उनका कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चीन को नुकसान है, और देशों को तो है ही, दुनिया भर को है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को नहीं है, चीन को नुकसान है। तो अमेरिका पैसा कमा रहा है इस युद्ध में, उसने जितना खर्च किया है, जितना गंवाया है, उससे ज्यादा सर मान लेते हैं अमेरिका पैसा कमाने आया था, इजराइल तो पैसा कमाने नहीं आया था। इजराइल का तो जो है जब से पैदा हुआ तब से लक्ष्य है, और ईरान का को घोषित लक्ष्य है कि इस देश को जो है दुनिया के नक्शे पे होना ही नहीं चाहिए। इजराइल जो करने निकला था वो तो नहीं हुआ पूरा, खामेनेई सरकार तो रहेगी। कभी ऐसे युद्ध में सब चीज आपके मन की हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। या तो जो है केक वॉक हो कि आप
एक तरफ से निकले और सबको जो रौंदते हुए चले जाए, तो ऐसी स्थिति तो थी नहीं। लेकिन इतना तो इजराइल ने कर लिया है अमेरिका के साथ मिलकर कि अब फिर से इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए ये ईरान को बहुत लंबा समय मिलेगा। लेकिन इतनी देर की बातचीत में हम लोगों ने जीसीसी कंट्रीज की बात नहीं की। अमेरिका जो गया वो इजराइल के कहने पर गया नहीं गया, ये बात जो है वो इस पर बहस हो सकती है। ये सही भी हो सकता है और कुछ हद तक सही हो सकता है, पूरा सही हो सकता है। लेकिन अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट था जीसीसी कंट्रीज में, उसके बिजनेस रिलेशन तो वही हैं, उसके जो एयरबेस है या जो दूसरे सैनिक अड्डे हैं वो वहाँ पर है। उनको प्रोटेक्शन का वादा किया था, तो उनको खतरा किससे था? इजराइल से तो था नहीं, वो तो ईरान से ही था। तो इसलिए उनको ईरान से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस युद्ध में गया था कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि खाड़ी के देशों के लिए खतरा न रह जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बाद तो खाड़ी का दादा बन के ईरान ही उभरा। हाँ, मैं इसी में थोड़ा सा मैं इसको मैं डिफरेंट तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर सामरिक तौर पे देखें किसने खोया किसने पाया, तो ये देख के चलना पड़ेगा कि किसका क्या एम था और उसने क्या अचीव किया। अब आप देखिए, अमेरिका का सबसे पहला एम था और 69 जब से 79 से एम रहा है, रिजीम चेंज होनी चाहिए और रिजीम हमारे फेवरेबल होनी चाहिए, सिंपल। वो रिजीम चेंज नहीं हुई। खुमैनी का बेटा खुमैनी अभी इस समय मौजूद है और अभी वो कभी दोस्त नहीं हो सकता, और वो दोस्त नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जो IRGC की पकड़ है इस समय डिसीजन मेकिंग पर, वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, पहली बात। फिर आती है बात डिग्रेडेशन की। वो मैं इनकी बात से सहमत हूं कि डिग्रेडेशन यानी कि उनकी न्यूक्लियर संस्थान, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उनके लॉन्चर्स वो कम हुए हैं और काफ़ी हद तक कम हुए हैं। नेवी उनकी बर्बाद हो गई, एयरफोर्स उनकी बर्बाद हुई है, काफ़ी हद तक बर्बाद हुई है। और जो कैपेबिलिटी थी उनकी पावर प्रोजेक्ट करने की, ये भी इनका एक एम था, वो भी काफ़ी हद तक वो अचीव कर पाए। अब आप आइए आप ईरान के ऊपर। नहीं सर, ये न्यूक्लियर वेपन। हाँ, न्यूक्लियर वेपन में जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, और ना ही वो उनके पास अभी तक पहुंचने का कोई अंदेशा है। नहीं, क्या वो ले पाएंगे ईरान से? ट्रम्प तो कह रहे हैं हम अभी भी कहा हम लेंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, निकाल के लेंगे। नहीं, एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि वो सही में है कि नहीं। हाँ, नहीं ले पाएंगे। जैसे इराक में जो है WMD था, क्या वैसा ही है या सचमुच में है? नहीं सर, वो तो मानते हैं कि सिविल यूज के लिए मेरे पास है। नहीं, 60% इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो एनालिसिस IAEA का है कि उनके पास है। IAEA का एनालिसिस है, अमेरिका का एनालिसिस नहीं है, ना नेतन्याहू का एनालिसिस। बट वो नहीं देगा अमेरिका को। लेकिन वो नहीं देगा। ठीक है, वो बात, वो भी, ये भी एक अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो है, अब जब बात आती है ईरान की, अब ईरान का क्या एम था? देखिए, अटैक किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, तो ईरान का काम था अपने आप को डिफेंड करना और अपनी रिजीम सर्वाइवल करना। तो ईरान ने सर्वाइव करना था, वो सर्वाइव कर गया। सही। दूसरा था ट्रंप के ऊपर कॉस्ट इंपोज करना और नेतन्याहू के ऊपर कॉस्ट इंपोज करना। काफ़ी हद तक अगर आप रेपुटेशनल कॉस्ट देखें, नाटो में झगड़ा हो गया, आपस में टूट गया तकरीबन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है जिसको आप गिन नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है, आप उसको इकोनॉमी में नहीं गिनिए, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है जो वही। अच्छा, दूसरी चीज, चीन के मुकाबले आज की डेट में अमेरिका का रेपुटेशन कहीं ज्यादा नीचे आ गया है। काफी सारे लोग जो हैं वो चीन के साथ अलाइन होना चाहते हैं। आप देखिए, यूरोपियन सारे के सारे चीन के साथ बात करना चाहते हैं। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, जो इकोनॉमी का मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, कि डॉलराइजेशन की, पेट्रोल का जो व्यापार है वो डॉलर में हो, तभी अमेरिका का फाइनेंशियल वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में है। यह उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस लड़ाई से ऐसा नहीं हुआ। अभी ईरान चीन को बेच रहा है युआन में और वो बेचता रहेगा। हालांकि वो वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है, डॉलर में अभी भी बहुत पेट्रोल का ट्रेड हो रहा है, तो इतना भयानक। बट अगेन, जो ट्रंप ने कहा है, अभी इशारा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो और ईरान मिलके चलाएंगे। नहीं मानेंगे ईरान वाले, तो वो विदाउट डॉलर तो नहीं करने देंगे लोगों को व्यापार। नहीं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको मानेगा। दुनिया मानेगी और पूरी दुनिया नहीं मानेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसका मैं एक और कारण बता देता हूं, छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट है उसमें। देखिए, जो पनामा कैनाल और बाकी जो कैनाल है, उसमें जो आर्टिफिशियल कैनाल होती हैं
वहां पे आप पैसा वसूल कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिसने बनाई वो कैनाल उसका कुछ हक होता है कि वो पैसा वसूल कर पाए या उसको अपने हिसाब से चला पाए। जो नेचुरल वाटर्स हैं, जो नेचुरल स्ट्रेट हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, मलाक्का हो गया, वो ग्लोबल कॉमन होता है और उसमें अनक्लॉज के मुताबिक किसी का सर मान लिया control मैंने नहीं ये, लेकिन ये तो ईरान के 10 पॉइंट में है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा दबदबा रहेगा। हाँ, तो ये उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड है और अमेरिका जो है वो ट्रंप तो हीरो बनना चाह ही रहे हैं कि नहीं, मे बी चलिए मैं सीधा पूछता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री ट्रेड जैसे पहले होता था वो स्थिति आएगी या ईरान वहां पर कंट्रोल करेगा आगे? मेरा अपना मानना है कि वो स्थिति आएगी, क्योंकि ईरान को भी कंट्रोल पूरा वर्ल्ड नहीं करने देगा, हम खुद नहीं करने देंगे, हम भी तो नहीं करने देंगे। कौन चाहेगा कि हम वहां पे क्या कहते हैं टोल टैक्स देंगे, तो और उस चीज किस पे बात का टोल टैक्स हाँ, और देंगे? कब तक टोल टैक्स दें, और उस चीज में टोल टैक्स है जिसके ऊपर कानून बना हुआ है। हॉर्मुज फ्री होगा। हाँ, हॉर्मुज फ्री होगा। हॉर्मुज फ्री होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, क्योंकि चीन भी नहीं देना चाहेगा। चीन क्यों देगा टैक्स? ठीक है। ना चीन देगा, इसमें चीन, भारत, रूस सबके जो इंटरेस्ट हैं वो भी तो लागू है ना।